हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स वाला में। और आज के इस छोटे से इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की, जो आपके एसएससी जेईई 2024 एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं और आपको मदद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जिसमें हम क्वेश्चन को अच्छे से सबसे पहले रीड करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम इसको आंसर करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन में बात कर रहा है डीप टेक्नोलॉजी के बारे में। पूछ रहा है कि डीप टेक रेफर्स टू पायनियरिंग टेक्नोलॉजीज दैट आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट बट हैव पोटेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट। इट इनकम्पासेस रिसर्च इन फील्ड्स लाइक। हिंदी में देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये बेसिकली कह रहा है कि डीप टेक उन अग्रणी तकनीकों को संदर्भित करता है जो अभी भी विकास के अधीन है, मतलब अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए हैं, बट इनमें बहुत जबरदस्त परिवर्तनकारी प्रभाव डालने की क्षमता है। तो बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि डीप टेक्नोलॉजी में या डीप टेक के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या क्या आता है। क्या नैनो टेक्नोलॉजी आती है? डेफिनेटली यस। डीप टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट नैनो टेक्नोलॉजी है। नैनो टेक्नोलॉजी एक अलग ही डायमेंशन में मल्टीपल एप्लीकेशंस में मदद कर सकती है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो स्पेस हो, या और किसी भी चीज को अगर आप सोचें, नैनो स्केल पे जो मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे हम सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज की बात करें, कार्बन नैनो ट्यूब्स की बात करें, तो नैनो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली डीप टेक्नोलॉजी में आती है। बायोटेक्नोलॉजी, ये भी डीप टेक्नोलॉजी में आती है। बायोटेक्नोलॉजी में हम किस तरीके से जेनेटिक लेवल पर म्यूटेशंस करके, चेंजेस करके प्लांट्स को या बहुत सारे जीवों में चेंजेस लाते हैं, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी में कह सकते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी में भी हम क्वांटम मैकेनिक्स में और क्वांटम सिस्टम्स में डील करते हैं, जो कि वो भी बहुत छोटे स्केल पर होती है, बहुत छोटे साइज में होती है, और उसके भी मल्टीपल कई सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे हम क्वांटम कंप्यूटिंग की भी बात करते हैं। चौथा है एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग एटसेट्रा। तो डेफिनेटली ये सारी चारों के चारों जो है ये डीप टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। तो इसमें से हो सकता है वो आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन ना पूछे, बट डेफिनेटली यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है और ये आपके डीप टेक का ही एक हिस्सा है। तो पूछ सकता है, चर्चा का विषय बना हुआ है कि डीप टेक, डीप टेक, तो डीप टेक क्या है, पूछ सकता है वो आपसे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, 1 2 3 4। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हैज अर्ज्ड टू क्लासिफाई महमूदिया वेटलैंड एज अ नेशनल इंटरेस्ट इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एरिया। तो एक वेटलैंड है। वेटलैंड क्या होता है बेसिकली? वेटलैंड एक ऐसा एरिया होता है जिसमें जो ग्राउंड लेवल होता है और जो वाटर लेवल होता है वो आस ही पास होता है, जिस वजह से इसको मार्शी लैंड भी कहते हैं। यहां का जो इकोसिस्टम होता है, इसमें इसको एक तरीके से बहुत सिंप्लीफाई करके अगर मैं बताना चाहूं तो कीचड़ जैसा आप कुछ समझ सकते हो। ना तो ये पूरा पानी है और ना ही ये पूरा जमीन है, तो ये कुछ कीचड़ जैसा बीच की स्थिति है, मार्शी लैंड इसको बोलते हैं। ये बेसिकली एक बहुत बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन होता है, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं। और ये बेसिकली टाइफून्स या जो स्टॉर्म्स होते हैं जो समुद्र में बनते हैं, वो जब लैंड पर आते हैं तो उनकी इंटेंसिटी एकदम से बहुत जो है नुकसान पहुंचा सकती है, बड़ा हादसा कर सकती है। तो अगर ये मार्शी लैंड्स, वेटलैंड्स होते हैं तो वो एक ट्रांजिशन जोन हो जाता है, मतलब समुद्र में उठने वाले जो स्टॉर्म्स हैं वो लैंड पे आने से पहले अगर मार्शी लैंड या वेटलैंड से गुजरते हैं तो उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो ये चक्रवात वगैरह से नुकसान कम पहुंचाते हैं। बहरख्याल क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि एक महमूदिया वेटलैंड है, पूछ रहा है कि ये कहां स्थित है, बेसिकली ये कहां पर स्थित है।
तो दोस्तों ये रोमानिया में स्थित है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है महमूदिया वेटलैंड के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए ये रोमानिया में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में कौन से देश ने इंडियन सिटीजन्स को वीजा फ्री एंट्री प्रोवाइड कर दी है अप टू 15 डेज। 15 दिनों तक बिना वीजा के आप इस देश में जा सकते हैं। कौन सा ऐसा देश है जिसने भारत के नागरिकों को यह सुविधा प्रदान करी है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ईरान। तो जिसको जिसको भाई ईरान घूमना है आप जा सकते हो, 15 दिन के लिए वीजा फ्री आप जा सकते हो। 15 दिन के बाद वो आपसे पूछेगा। बहरख्याल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि ओबेलिस्क क्या होते हैं? ओबेलिस्क आर माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज दैट कंटेन 1 or 2 जीन्स। इसमें 1 या 2 जीन होते हैं एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज इनटू ए रॉड लाइक शेप। ये एक छोटी सी रॉड के शेप में होते हैं। ये पूछ रहा है कि ये क्या है? ओबेलिस्क ये बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, क्या है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखो अंतर क्या होता है बैक्टीरिया और वायरस में, क्या अंतर है? बैक्टीरिया जो है वो स्टैंड अलोन इंडिविजुअली रह सकता है, ये अकेले रह सकता है, अकेले जिंदा रह सकता है, इसको कोई टेंशन नहीं है, स्टैंड अलोन रह सकता है। लेकिन जो वायरस है इसको एक होस्ट चाहिए होता है। वायरस जो है वो किसी पे सवार होके ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये अंतर है बैक्टीरिया और वायरस में। फंजाई को आप जानते ही हैं, फंजाई एक तरीके का वेजिटेशन है और ये हवा के थ्रू भी फैलता है, बहरख्याल। तो ओबेलिस्क ना तो बैक्टीरिया है, ना फंजाई है और ना ही वायरस है। ये एक विशेष कैटेगरी है जिसको हम वीरॉइड्स बोलते हैं। ये कुछ कुछ वायरस जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होती है, बट ये पूरी तरीके से वायरस भी नहीं होते हैं। तो इसको हम, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। तो ओबेलिस्क क्या है? ये वीरॉइड्स है, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला कौन सा राज्य पहला राज्य है भारत का? अब यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। काफी सारे बच्चे ये क्वेश्चन आएगा तो गलत करके आएंगे। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। काफी सारे बच्चे कहेंगे नहीं सर गोवा में था पहले। तो बेटा गोवा में रियलिटी में यूसीसी नहीं था, यूसीसी जैसा कानून था, मतलब सिमिलर टू यूसीसी था, बट एक्चुअली जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एग्जैक्टली वैसा नहीं था। और इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा राज्य है, तो उसका आंसर होगा उत्तराखंड। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन ऐसा पूछा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कानून लाने वाला पहला राज्य कौन है, तो फिर आप गोवा को टिक करोगे। ये अंतर क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना पड़ेगा। तो अगर सिंपली वो पूछे किस राज्य, कौन सा राज्य पहला राज्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को जिसने लागू कर दिया है, तो उसका आंसर उत्तराखंड होगा। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान के किस आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 44 में दिया हुआ है। ये भी वो आपसे पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। ये कब मनाया जाता है? महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता दिवस कब मनाया जाता है? तो बेसिकली कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, कुछ ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिसमें एक सर्टेन एज के बाद महिलाओं के जेनाइटल्स में एक म्यूटिलेशन कर दिया जाता है, कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा निकाल के हटा दिया जाता है। ये एक तरीके की रिचुअल है, एक तरीके की परंपरा है, बट इससे बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि एक महिला के लिए अगर उसके जेनाइटल्स में इस तरीके का घाव हो जाता है, क्योंकि उसको बच्चे को भी जन्म देना है और उसको यूरिन से रिलेटेड बहुत सारे इन्फेक्शंस होने की संभावना रहती है, तो उस महिला का पूरा जीवन कहीं ना कहीं किसी न किसी पीड़ा में गुजरता है, किसी न किसी दर्द या बीमारी में गुजरता है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस चीज को रोकने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व किया गया है। और ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये 6 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, 6 फरवरी। ये भी आपसे पूछ सकता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे बुफेलो फाइटिंग के बारे में। तो माघ बिहू का जो फेस्टिवल है जिसमें बुफेलो फाइटिंग, भैंसों की लड़ाई की जाती है, यह कहां मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आसाम। माघ बिहू जो है ये आसाम का बहुत मशहूर फेस्टिवल है और नॉर्थ ईस्ट इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे विडो ईयर के बारे में। विडो ईयर एक लूनर ईयर होता है विच डज नॉट कंटेन द ट्रेडिशनल सोलर टर्म स्प्रिंग कमेंसेस, जिसको हम लिचुन भी बोलते हैं, स्प्रिंग कमेंसेस। तो यह पूछ रहा है कि ये किससे जुड़ा हुआ है, किस देश से जुड़ा हुआ है। तो स्प्रिंग बेसिकली क्या है, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो हम सबसे पहले बात करें समर की। समर मतलब गर्मियां। अब समर के बाद क्या होगा? अब समर के बाद आने वाला है विंटर। तो विंटर से पहले जीव जंतु और पेड़ पौधे क्या करेंगे? अपने आप को तैयार करेंगे। तो इसका मतलब इसको बोलेंगे ऑटम। इसमें पेड़ अपने पत्ते छोड़ देते हैं, जीव अपनी एक्टिविटी धीरे धीरे लिमिटेड करने लगते हैं, क्योंकि सोलर एक्टिविटी कम होने लगती है तो एनर्जी कम मिलती है। तो ठंडक के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो गर्मियों के बाद, समर के बाद क्या आएगा? ऑटम आएगा। ऑटम के बाद क्या आएगा? ऑटम के बाद आएगा विंटर। अब ठंडक आ गई। अब जैसे ही ठंडक खत्म हुई, विंटर खत्म हुई, तो वापस समर में जाना है। समर मतलब बहुत ज्यादा सूर्य की ऊर्जा, इसका मतलब बहुत ज्यादा रोशनी, बहुत ज्यादा एक्टिविटी। तो विंटर्स में जो दबा हुआ था, एक्टिविटी दबी हुई थी, वो बाउंस बैक करती है। तो बाउंस बैक कौन करता है? स्प्रिंग। तो विंटर के बाद क्या आया? विंटर के बाद आया स्प्रिंग। तो इन जनरल ये 4 सीजन होते हैं कहीं पर, तो वहां से ये रिलेट कर रहा है जो स्प्रिंग कमेंसेस है। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि ये जो विडो ईयर है ये क्या है, किस देश से जुड़ा हुआ है? तो विडो ईयर बेसिकली चाइना से जुड़ा हुआ है। चाइना में जो कैलेंडर फॉलो किया जाता है वो लूनर कैलेंडर फॉलो किया जाता है, लूनर ईयर फॉलो किया जाता है, लूनर कैलेंडर। और इसमें उस वर्ष को विडो वर्ष कहा जाता है, विडो ईयर कहा जाता है, जिसमें स्प्रिंग का हिस्सा गायब होता है, उसमें स्प्रिंग का पार्ट होता ही नहीं है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये चाइना से जुड़ा हुआ है। ये भी आपसे वो पूछ सकता है। इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाल ही में लंदन शहर को ग्लोबली 2023 का सबसे ज्यादा कंजेस्टेड शहर घोषित कर दिया गया है। लंदन इज द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी ग्लोबली इन 2023। और ये रिसर्च किसने करी है? ये रिसर्च जिस कंपनी ने करी है, टॉमटॉम। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी फेमस कंपनी है। ये ऑटोमोबाइल्स के लिए नेविगेशन पैनल वगैरह बनाती है। ठीक है, अगर आप कुछ महंगी गाड़ियां देखेंगे तो उसमें जो नेविगेशन पैनल लगा होता है वो टॉमटॉम कंपनी का ही होता है। जिसको आप जीपीएस अपने मोबाइल में यूज करते हैं, वैसे ही नेविगेशन सिस्टम भी होता है। तो इस कंपनी के द्वारा जो रिसर्च करी गई उसमें पाया गया कि लंदन दुनिया का 2023 का सबसे कंजेस्टेड सिटी है। यह पूछ रहा है कि भारत में जो शहर हैं 6ठे और 7वें नंबर पे वो कौन से हैं। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ट्रैफिक के मामले में, कंजेशन के मामले में 6ठे और 7वें नंबर पे शहर हैं वो हैं बेंगलुरु और पुणे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाल ही में एक एक्सरसाइज करी गई जिसका नाम है वायु शक्ति एक्सरसाइज 24। वायु शक्ति एक्सरसाइज 24, इसमें लगभग 120 एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें बहुत सारे फाइटर जेट्स भी थे, रफाल फाइटर जेट्स थे, मिराज थे, सुखोई थे, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजाज था, जैगवार था, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर था, अपाचे था, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स थे, सरफेस टू मिसाइल सिस्टम्स थे। ये पूछ रहा है कि ये कहां कंडक्ट हुआ, ये किस जगह पर कंडक्ट हुआ, और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? वायु शक्ति। दोस्तों इसका आंसर है राजस्थान। ये एक्सरसाइज कहां पर कंडक्ट हुई? राजस्थान में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वायु शक्ति 2024। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ओलेग कोनोनेंको इन्होंने हाल ही में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इन्होंने स्पेस में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले व्यक्ति ये बन गए हैं।
नाम बहुत डिफिकल्ट है बट थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ओलेग कोनोनेंको। और इनके जो साथी हैं उन्हीं का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। इनके साथी का नाम है जेनेडी पडलक्का, गेनेडी पडलक्का। तो ये पूछ रहा है कि ये किस देश से जुड़े हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं। तो इसका सही आंसर है रशिया। ये रशिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने स्पेस में समय व्यतीत करने वाले, सबसे ज्यादा समय व्यतीत करने वाले इंसान का रिकॉर्ड बनाया है। ये भी वो आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और क्लास में। आपके एसएससी एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।